इस फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां इंसानों का दौर तकरीबन खत्म हो चुका है और जमीन पर ताकतवर बंदरों की हुकूमत कायम हो चुकी है। मुख्तलिफ कबाइल अपनी अपनी सल्तनतें बना चुके हैं, लेकिन ताकतवर कबीले कमजोर बंदरों पर जुल्म करने से भी नहीं हिचकिचाते। वो हमले करते हैं, बेशुमार बंदरों को कत्ल कर देते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं उन्हें कैदी बनाकर गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो हम 3 नौजवान बंदरों नोहा, अनाया और सोना को एक इंतहाई बुलंद इमारत पर चढ़ते हुए देखते हैं। तीनों का मकसद बाज के घोंसलों से अंडे हासिल करना होता है। जब वो पहले घोंसले तक पहुंचते हैं तो उसमें 3 अंडे मौजूद होते हैं। जैसे ही अंडे लेने की बारी आती है, नोहा अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि उनके कबीले की कदीम रिवायत के मुताबिक किसी भी घोंसले में कम से कम एक अंडा जरूर छोड़ना लाजमी है। इसी रिवायत की वजह से अनाया और सोना तो एक ही अंडा ले लेते हैं, लेकिन नोहा के हिस्से में कुछ नहीं आता। ये देखकर उसके दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर नोहा अंडा वापस ना ले गया तो पूरा कबीला उसे कमजोर और नाअहल समझेगा। उनके कबीले में एक खास रस्म होती है जिसके मुताबिक हर नौजवान बंदर को एक बाज के बच्चे को पालना पड़ता है। वो उसे बचपन से बड़ा करता है और यही बाज बाद में उसकी पूरी जिंदगी एक वफादार साथी बन जाता है। नोआ किसी भी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। इसी दौरान उसकी नजर एक और घोंसले पर पड़ती है जो पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक बुलंदी पर मौजूद होता है। अगरचे रास्ता इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन नोआ हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही अंडा उठाने लगता है, अचानक बाज वापस आ जाता है और पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान नोआ का तवाजुन बिगड़ जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी लम्हे में वो एक शाख पकड़ लेता है और मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। इतने खतरनाक लम्हे के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि उसके हाथ में आखिरकार वो अंडा आ चुका होता है जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। वापसी के दौरान जब वो अपने घोड़ों के पास पहुँचते हैं तो नोहा को एहसास होता है कि उसके सामान पर रखी चादर गायब है। उसी वक्त उसी दरख्तों के दरमियान कोई पुरस्रार साया तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। तीनों फौरन उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो अजीब मखलूक एक सुरंग में दाखिल होकर नजरों से ओझल हो जाती है और सिर्फ वो चादर पीछे छूट जाती है। ये मंजर देखकर तीनों के दिल में खौफ बैठ जाता है। वो मजीद खतरा मोल लेने की बजाय चादर उठाते हैं और सीधा अपने कबीले वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो गाँव में दाखिल होते हैं, छोटे बंदर खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और अंडे देखने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद नोआ अपनी माँ से मिलता है। वो अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश होती है और दिल ही दिल में उम्मीद करती है कि एक दिन नोआ ही इस कबीले का अगला सरदार बनेगा। फिर नोआ अपने वालिद कोरू के पास जाता है, जो उस वक्त बाजों की देखभाल में मसरूफ होता है। जब कोरू को मालूम होता है कि नोआ सबसे खतरनाक और बुलंद घोंसले तक पहुंच गया था, तो वो अपने बेटे पर फख्र महसूस करता है। लेकिन जैसे ही नोआ उसे वो पुरस्कार चादर दिखाता है, कोरू का चेहरा बदल जाता है। वो फौरन पहचान लेता है कि इस पर इंसान का खून लगा हुआ है। कोरू नोआ को एक अहम हकीकत बताता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, बल्कि अब भी कहीं न कहीं जिंदा है और जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी खदशे के तहत कोरू अपने बेहतरीन जंगजुओं को हुक्म देता है कि वो इस इंसान को तलाश करे और उसे दोबारा कोई नुकसान पहुंचाने का मौका ना दे। रात के वक्त नोआ अपने काम में मसरूफ होता है कि अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे पुरस्कार लड़की नजर आती है। लड़की नोआ को देखते ही फौरन वहाँ से भाग निकलती है और चंद लम्हों में अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कबीले की अहम रस्म शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी होते हैं, लेकिन नोहा का बाज का अंडा टूट चुका होता है। उसके दोस्त अनाया और सोना उसे तसल्ली देते हैं कि अगर इस बार रस्म मुकम्मल ना हो सकी तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। लेकिन नोहा इंतजार करने वालों में से नहीं था। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, आज ही एक नया अंडा लेकर वापस आएगा। इसी इरादे के साथ वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में दाखिल होते ही माहौल पहले से मुख्तलिफ महसूस होता है। हर तरफ अजीब सी खामोशी और डरावनी आवाजें गूंज रही होती हैं। नोहा एहतियात से आगे बढ़ता है, मगर चंद कदम बाद जो मंजर उसके सामने आता है वो उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। जमीन पर जगह जगह लाशें पड़ी होती हैं और पूरा इलाका खून से रंगा हुआ नजर आता है। इसी दौरान उसे अपने ही कबीले का एक जख्मी सिपाही मिलता है। अपनी आखिरी ताकत जमा करके नोआ को फौरन वहाँ से भाग जाने का कहता है, लेकिन चंद लम्हों बाद उसकी सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। इसे करीब से कई बंदरों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो फौरन दरख्तों के पीछे छुप जाता है और देखता है कि एक खतरनाक ग्रोह इस तरफ बढ़ रहा है, जिसकी क़ियादत सलवा कर रहा होता है। सलवा के साथी आपस में बात करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एक सिपाही को मार डाला क्योंकि उसने इनके 2 आदमियों को खत्म कर दिया था और अब वो एक इंसानी लड़की की तलाश में है। सलवा को शक होता है कि वो लड़की नोआ के कबीले के आसपास कहीं मौजूद है, इसीलिए वो उसका सुराग लगा रहे होते हैं। अचानक सलवा की नजर नोआ की घोड़े पर पड़ जाती है। वो अपनी इलेक्ट्रिक लाठी से घोड़े को डरा देता है, जिससे घबराकर घोड़ा सीधा कबीले की तरफ दौड़ पड़ता है। सलवा और उसके साथी भी फौरन उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। ये मंजर देखते ही नोआ समझ जाता है कि उसका कबीला शदीद खतरे में है।
हैं। वो पूरी ताकत के साथ दौड़ना शुरू करता है, लेकिन दुश्मन उससे कहीं आगे निकल चुके होते हैं। कई घंटों की मुसलसल दौड़ के बाद जब नोआ अपने गांव के करीब पहुंचता है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने पूरा कबीला आग की लपेट में घिरा होता है। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई होती है। कई बंदर मारे जा चुके होते हैं, जबकि बेशुमार बंदरों को जंजीरों में जकड़कर कैदी बना लिया जाता है। के बाद वो अपने वालिद कोरो की तरफ जाता है, जो बाजों को आजाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो दुश्मनों पर हमला कर सके। लेकिन इसी लम्हे सलवा उनके सामने आ खड़ा होता है। वो गरूर से कोरो को अपने सामने झुकने का हुक्म देता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक लाठी से कोरो को शदीद झटका देता है। अपने बाप को मुश्किल में देखकर नोहा फौरन आगे बढ़ता है, मगर सलवा उस पर भी बेरहमी से हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कोरो अपने जख्मी जिस्म के बावजूद दोबारा उठकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सलवा पूरी कुव्वत से वार करता है। नोआ किसी तरह एक तार पकड़कर अपनी जान बचा लेता है, मगर सलवा उसे बिजली का शदीद झटका देता है। शदीद धचके की वजह से नोआ दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरी तरह जख्मी होता है। वो मुश्किल से उठकर अपने कबीले की तरफ देखता है, लेकिन अब वहाँ जिंदगी की कोई निशानी बाकी नहीं होती। हर तरफ सिर्फ राख, तबाही और खामोशी फैली होती है। अपने लोगों को तलाश करते हुए अचानक उसकी नजर अपने वालिद कोरो की लाश पर पड़ती है। ये मंजर देखकर नोहा टूट जाता है। वो अपने वालिद के पास बैठकर देर तक रोता रहता है। बाद में वो उन्हें पूरे एहतराम के साथ दफन करता है और कब्र के सामने खड़े होकर अहद करता है कि वो अपने बाप के कातिलों से जरूर बदला लेगा और अपने कबीले के हर कैदी को वापस आजाद कराएगा। इसी वक्त कोरो का वफादार बाज सूर्या भी वहाँ मौजूद होता है। वो खामोशी से अपने मालिक को आखिरी अलविदा कहता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। कब्र से वापस आते हुए नोहा को जमीन पर पड़ी एक इलेक्ट्रिक लाठी मिलती है। वो उसे अपने साथ रख लेता है, घोड़े पर सवार होता है और सीधा उसी पुरस्कार सुरंग की तरफ रवाना हो जाता है। सुरंग के करीब पहुंचकर वो जमीन पर मौजूद कदमों के निशानात देखता है और अंदाजा लगा लेता है कि दुश्मन इसी रास्ते से गुजरे थे। वो सुरंग पार करता है और एक ऐसी वीरान दुनिया में दाखिल हो जाता है जहाँ टूटे हुए शहर, खामोश इमारतें और माजी की तबाही हर तरफ दिखाई देती है। अपने सफर के दौरान अचानक उसे अपनी माँ का दुपट्टा रास्ते में पड़ा मिलता है। ये देखकर नोहा को यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। वो दुपट्टा एहतियात से अपने पास रख लेता है और अपने खानदान को वापस लाने की अज़्म के साथ अपनी खतरनाक जर्नी जारी रखता है। कई घंटों तक मुसलसल सफर करने के बाद उसे दूर कहीं आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं नजर आता है। वो पूरी एहतियात के साथ खामोशी से उस सिमत बढ़ने लगता है। अचानक उसका कदम फिसलता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है, मगर आखिरी लम्हे में दरख्त की शाखों में फंसकर आग में गिरने से बच जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करने के बाद वो संभल ही रहा होता है कि उसके सामने एक अजनबी बंदर आ जाता है जिसका नाम राका होता है। नोआ के हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक लाठी देखकर राका पहले उसे सलवा के ग्रोह का आदमी समझ लेता है और उस पर शक करने लगता है, लेकिन जब नोआ उसे पूरी हकीकत बताता है कि सलवा ने उसके कबीले पर हमला करके उसके वालिद को कत्ल कर दिया और उसके लोगों को कैदी बना लिया है, तो राका का रवैया बदल जाता है। वो नोहा की बात पर यकीन कर लेता है और उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर राका अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कभी वो भी अपने कबीले के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन सलवा और उसके साथियों ने हमला करके उसके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और उससे उसका सब कुछ छीन लिया। फिर राका नोहा को अहम राज बताता है। वो कहता है कि उसका ताल्लुक अजीम बंदर रहनुमा सीजर के कबीले से है। ये सुनकर नोहा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले भी सलवा की जबान से सीजर का नाम सुना था। तब राका उसे समझाता है कि सलवा का असल लीडर प्रॉक्सिमस नामी बंदर है, जो सिर्फ सीजर के नाम का गलत फायदा उठा रहा है। सीजर वो अजीम लीडर था जिसने बंदरों को आजादी की राह दिखाई। ये कहते हुए राका अपने गले में पहना हुआ एक पुराना लॉकेट नोहा को दिखाता है, जो उसे अपने बुजुर्गों से विरसे में मिला था। इसी दौरान नोहा की नजर दीवार पर बनी इंसानों की तस्वीरों पर पड़ती है। वो हैरत से इन तस्वीरों को देखने लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को करीब से नहीं देखा होता। राका उसे बताता है कि एक जमाना ऐसा भी था जब इंसान और बंदर एक ही दुनिया में एक साथ रहते थे। वो मजीद कहता है कि सीजर की तालीमात में ये बात शामिल थी कि अगर कभी किसी इंसान को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कुछ देर बाद नोआ अपने घोड़े की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ उसे वही पुरस्कार लड़की दोबारा दिखाई देती है। नोआ गुस्से में कहता है कि इसी लड़की की वजह से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और उसका पूरा कबीला तबाह हो गया। उसके बाद राका और नोआ दोनों उस लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में राका मुसलसल नोहा को समझाता रहता है कि इंसान अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे, वो कमजोर हो चुके हैं और उनकी तादाद भी बहुत कम रह गई है, इसलिए उनसे नफरत के बजाय हमदर्दी करनी चाहिए। रात होने पर दोनों जंगल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान वो लड़की एक बार फिर खामोशी से उनके सामने आ जाती है। राका उसकी हालत देखकर चंद सेब उसकी तरफ फेंक देता है। लड़की बहुत ज्यादा भूखी होती है, इसलिए फौरन सेब उठाकर खाने लगती है। ये देखकर राका समझ जाता है कि वो कई दिनों से सिर्फ भूख की वजह से उनका पीछा कर रही थी। रात मजीद सर्द हो जाती है और लड़की कांपने लगती है। ये देखकर राका नोहा की माँ का दुपट्टा उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वो खुद को सर्दी से बचा सके। रात गई जब राका सो जाता है तो नोहा इर्द गिर्द घूमते हुए एक बहुत बड़ी दूरबीन तक पहुँच जाता है। तजस्सुस में वो उसके अंदर झांकता है और पहली बार अपनी जिंदगी में खला और सितारों का हैरत अंगेज मंजर देखता है। कुछ देर बाद वो लड़की भी खामोशी से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इस बार नोहा उसे कुछ नहीं कहता। अगली सुबह नोहा राका से कहता है कि ये लड़की आम इंसानों जैसी नहीं, बल्कि
बहुत ज़हीन है और हमारी हर बात समझ सकती है। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि इतने खतरनाक जंगल में इस लड़की को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं होगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर आगे का सफर जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो चंद इंसान इंतहाई जंगली अंदाज में पानी पीते हुए नजर आते हैं। वो मंजर देखकर लड़की खामोश हो जाती है और उदासी से उन्हें देखने लगती है, जैसे वो उनकी हालत को अच्छी तरह समझती हो। नोआ एक बार फिर अपने असली मकसद की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। वो अकेला आगे जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त राका उसके करीब आता है और उसे अलविदा कहता है। जुदाई से पहले राका अपने गली में मौजूद सीजर का कीमती लॉकेट उतारकर नोआ के हवाले कर देता है, ताकि वो हमेशा अजीम रहनुमा सीजर की तालीमात और कुर्बानियों को याद रखे। ये लम्हा दोनों के लिए बेहद जज्बाती होता है, लेकिन वो अभी कुछ ही फासले पर पहुंचा होता है कि अचानक नदी के किनारे सलवा अपने साथियों के साथ नमूदार हो जाता है। लड़की भागते भागते खेतों के दरमियान जाकर छुप जाती है, जबकि दुश्मन हर तरफ फैलकर उसे तलाश करने लगते हैं। दूसरी जानिब दूर खड़ा नोहा ये सारा मंजर देख लेता है और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लड़की भी पहली मर्तबा उसका नाम पुकारती है और मदद मांगती है। ये सुनकर नोहा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की बोल सकती है। लेकिन इसी लम्हे सलवा भी तेजी से उसी समत बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वो लड़की तक पहुंच पाता, नोहा फौरन उसे अपनी घोड़ी पर सवार कर लेता है और जबरदस्त धक्का देकर सलवा को जमीन पर गिरा देता है। इसी दौरान राका भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर दुश्मनों से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। नोहा राका को बताता है कि लड़की ने उसका नाम लेकर मदद मांगी थी। पहले तो राका हैरत से उसकी बात सुनता है, लेकिन फिर वो खुद भी यकीन कर लेता है कि ये आम इंसान नहीं। तब वो लड़की पहली बार अपनी खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे नसीहत की थी कि कभी किसी अजनबी के सामने अपनी जबान न खोलना, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है कि नोहा और राका उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसकी मदद करना चाहते हैं। राका फौरन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो तीनों मिलकर नोआ के कबीले को आजाद कराएं। अगले दिन तीनों अपनी खतरनाक जर्नी दोबारा शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि सलवा पहले ही उनके लिए एक मोहलक जाल बिछा चुका है। चंद ही लम्हों बाद सलवा और उसके साथी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक बंदर उस लड़की पर हमला करके उसे जोर से पानी में धकेल देता है। राका उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और लड़की को किसी तरह बचा लेता है, मगर वो खुद पानी से बाहर नहीं आ पाता। तभी सलवा नोहा को पकड़ लेता है और वो उस रस्सी को काट देता है जिससे राका लटका हुआ होता है और वो तेज बहते पानी में बह जाता है। सलवा और उसके साथी नोआ और उस इंसान लड़की को कैदी बनाकर अपनी सल्तनत की तरफ ले जाते हैं, जहाँ बेशुमार बंदर रह रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, सलवा उस लड़की को अलग ले जाता है और एक खास कमरे में बंद कर देता है। कमरे के अंदर दाखिल होते ही वो हैरान रह जाती है, क्योंकि चारों तरफ बेशुमार किताबें रखी होती हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ इल्म को महफूज रखा गया है। इसी दौरान एक बूढ़ा इंसान उसके सामने आता है और अपना तारुफ ट्रेवीथन के नाम से करवाता है। वो बताता है कि वो बरसों से प्रॉक्सिमस सीजर को पढ़ना लिखना सिखा रहा है और उसे कदीम रोमन सल्तनत की तारीख भी समझाता है, ताकि वो एक अजीम हुक्मरान बन सके। दूसरी तरफ नोहा को कैद से निकालकर बाहर लाया जाता है। वो जैसे ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है तो हैरत में पड़ जाता है। उसके सामने सैकड़ों बंदर मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं और समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा डैम तामीर किया जा रहा होता है, ताकि पानी उनकी सल्तनत में दाखिल ना हो सके। इसी दौरान नोहा को अपने कबीले की सोना नजर आती है। वो खुशी से दौड़कर उसके पास आती है और फौरन उसे उसकी माँ के पास ले जाती है। माँ और बेटा एक दूसरे को देखकर जज्बाती हो जाते हैं और बरसों बाद मिलने वालों की तरह गले लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब बंदरों को एक बड़ी जगह पर जमा किया जाता है, जहाँ प्रॉक्सिमस खुद उनके सामने आता है। वो निहायत पुरएतमाद अंदाज में एक लंबी तकरीर करता है और अपने पैरोकारों के दिलों में जोश भर देता है। फिर वो एक बहुत बड़ी फौलादी दरवाजे की तरफ इशारा करता है, जो पहाड़ के अंदर मौजूद एक पुरअसरार बंकर का दाखिली रास्ता होता है। प्रॉक्सिमस ऐलान करता है कि इस दरवाजे के पीछे एक अजीम खजाना छुपा हुआ है और उसे हर हाल में खोला जाएगा। उसके हुक्म पर दर्जनों बंदर जंजीरें बांधकर दरवाजा खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि सलवा एक धमाका खेज मादा इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इतनी मेहनत के बावजूद दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिलता। प्रॉक्सिमस नोआ को अपने पास बुलाता है। वो नोहा को गौर से देखते हुए कहता है कि उसने उसे खास वजह से मुंतखब किया है। उसके मुताबिक अपने वालिद की मौत के बावजूद नोहा ने हिम्मत नहीं हारी और एक इंसान के साथ सफर करके उसने साबित किया कि वो दूसरे बंदरों से ज्यादा समझदार है। फिर प्रॉक्सिमस अपने ख्वाब के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी ख्वाहिश है कि बंदर भी एक दिन इंसानों जैसी तरक्की करे, इसीलिए वो बंकर के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी और हथियार हासिल करना चाहता है। फिर वो नोहा की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या इस इंसान ने तुम्हें बंकर खोलने का तरीका बताया है? नोहा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। प्रॉक्सिमस नोहा को निहायत संजीदगी से कहता है कि इंसानों पर कभी मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो नोहा को अपनी सल्तनत में आला मकाम देने की पेशकश करता है अगर वो उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन नोहा खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। नोहा सीधा इंसानी लड़की के पास जाता है। नोहा उससे पूछता है कि आखिर वो इस बंकर से क्या हासिल करना चाहती है। लड़की जवाब देती है कि बंकर के अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जो इंसानों की खोई हुई सलाहियत वापस ला सकती है। वो बताती है कि एक खतरनाक वायरस ने इंसानों की दुनिया तबाह कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग बोलने और समझने की ताकत खो बैठे थे और वो इसी का हल तलाश करने आई है। नोआ कुछ
लम्हे सोचता है और फिर कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन इसके बदले आपको भी उसकी एक शर्त माननी होगी। वो चाहता है कि डैम को तबाह कर दिया जाए ताकि प्रॉक्सिमस की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लड़की इस शर्त से इत्तेफाक कर लेती है। इसके बाद नोआ अपने दोस्तों अनाया और सोना के पास जाता है और उन्हें पूरा प्लान समझाता है। अपने सरदार पर भरोसा करते हुए दोनों बगैर किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने पर राजी हो जाते हैं। रात का अंधेरा छाते ही जब पूरी सल्तनत नींद में डूब जाती है तो नोआ, लड़की, अनाया और सोना खामोशी से डैम की तरफ बढ़ते हैं। इंसानी लड़की मुख्तलिफ जगहों पर धमाका खेज मवाद नस्ब करना शुरू कर देती है। इसी दौरान अचानक ट्रिवेथन वहाँ पहुँच जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि अगर आज ये डैम तबाह भी हो गया तो प्रॉक्सिमस कल एक और डैम तामीर कर लेगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। लड़की चाहती है कि वो भी उनका साथ दे, लेकिन ट्रिवेथन साफ इनकार कर देता है और सारी हकीकत प्रॉक्सिमस को बताने के लिए वापस जाने लगता है। हालात को काबू में रखने के लिए लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो आगे बढ़कर उसका गला दबा देती है और चंद लम्हों में ट्रेविथियन हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। वो अपने मिशन को हर कीमत पर मुकम्मल करना चाहती थी। इसके बाद वो नोआ और उसके साथियों को एक खुफिया रास्ते की तरफ ले जाती है। रास्ते में अचानक समुद्र की एक बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ती है, मगर वो बर वक्त खुद को बचा लेते हैं। काफी मुश्किल सफर के बाद उनके सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ आ जाता है। चारों बड़ी मेहनत से चट्टानों पर चढ़ते हैं और आखिरकार बंकर की छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता बंकर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचकर लड़की सीधी कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और कई सालों से बंद बिजली के निजाम को दोबारा फाल कर देती है। जैसे ही बिजली वापस आती है पूरे बंकर में मशीनों की आवाजें गूंजने लगती हैं। लड़की नोआ और उसके साथियों से कहती है कि वो अपनी जगह पर रहें, जबकि वो अकेली अंदर जाकर अपनी मतलूबा चीज तलाश करेगी। कंट्रोल रूम के अंदर उसे कई जदीद हथियार और बंदूकें नजर आती हैं, लेकिन उसकी असल मंजिल कुछ और होती है। वो एक अहम हार्ड ड्राइव अपने कब्जे में ले लेती है क्योंकि उसमें इंसानी तहजीब का निहायत कीमती डेटा महफूज होता है। दूसरी तरफ नोआ बंकर के एक दूसरे हिस्से में पहुंचता है जहां उसे बच्चों की पुरानी किताबें मिलती हैं। वो इन सफात को खोलता है तो देखता है कि उनमें बंदरों को पिंजरों में कैद दिखाया गया है और इंसान उन्हें अपने काबू में रखे हुए हैं। ये मंजर देखकर नोआ गहरी सोच में डूब जाता है। उसके जहन में पहली बार ये ख्याल आता है कि शायद प्रॉक्सिमस की कुछ बातें मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं थी। इसी दौरान लड़की वापस आती है और जल्दी से नोआ को कहती है कि वो फौरन अपने कबीले को लेकर यहाँ से निकल जाए। वो बताती है कि चंद ही लम्हों में पूरा डैम तबाह होने वाला है और उसके बाद समंदर का पानी हर चीज को अपने अंदर समेट लेगा। उसी लम्हे बंकर का अजीम दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है और दरवाजा खुलते ही सामने मौजूद मंजर देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बाहर प्रॉक्सिमस अपनी पूरी फौज के साथ पहले ही उनका इंतजार कर रहा होता है। प्रॉक्सिमस अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। बरसों से बंद इस जगह को देखकर वो हैरत में डूब जाता है। वो फौरन नोआ की तरफ देखता है और गुस्से से इल्जाम लगाता है कि उसने एक इंसान पर भरोसा करके अपनी ही कौम के साथ धोखा किया है। इसी दौरान प्रॉक्सिमस का एक सिपाही सोना को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही लम्हे लड़की बंकर से मिली हुई बंदूक निकालती है और बगैर देर किए उस सिपाही को गोली मार देती है। गोली की आवाज पूरे बंकर में गूंज उठती है। ये मंजर देखकर तमाम बंदर सहम जाते हैं, यहाँ तक कि खुद प्रॉक्सिमस भी चंद लम्हों के लिए हैरान रह जाता है। वो फौरन लड़की से पूछता है कि क्या इस बंकर के अंदर ऐसे मजीद हथियार भी मौजूद हैं, लेकिन लड़की उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपने असल मंसूबे पर अमल शुरू कर देती है। इसी लम्हे नोहा को एहसास हो जाता है कि लड़की पूरा डैम तबाह करना चाहती है। चंद ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला कर रख देता है। डैम टूट जाता है और समंदर का बेकाबू पानी खौफनाक रफ्तार से बंकर और पूरी वादी की तरफ बढ़ने लगता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। पानी मुसलसल ऊपर आ रहा होता है और बंकर आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगता है। इसी अफरा तफरी के दौरान सलवा अचानक नोहा पर हमला कर देता है। दोनों शदीद लड़ाई करते हुए पानी में जा गिरते हैं। नोहा उसे बंकर के अंदर मौजूद बड़ी पाइपलाइनों की तरफ ले जाता है। सलवा अपनी भारी जिस्म की वजह से पाइपों के दरमियान बुरी तरह फंस जाता है और आखिरकार सलवा इन्हीं लहरों में डूबकर अपनी जान गंवा देता है। सलवा के खात्मे के बाद नोहा जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से बंकर की छत तक पहुंचता है। वहाँ कुछ जिंदा बच जाने वाले बंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक प्रॉक्सिमस दोबारा उसके सामने आ जाता है और पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देता है। प्रॉक्सिमस ऐलान करता है कि वो एक नई दुनिया तामीर करेगा और उस दुनिया का वाहिद बादशाह खुद होगा। इसके बाद वो नोआ को हुक्म देता है कि मरने से पहले अपने बादशाह के सामने घुटने टेक दे। नोआ हिम्मत नहीं हारता। अचानक उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए सूर्या पर पड़ती है। नोआ एक खास आवाज निकालना शुरू करता है, वही आवाज जो उसके वालिद बाजों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्रॉक्सिमस को लगता है कि नोआ खौफ की वजह से अजीब हरकतें कर रहा है। चंद लम्हों बाद कबीले के दूसरे बंदर भी नोआ के साथ वही आवाज दोहराना शुरू कर देते हैं। अचानक सूर्या बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और सीधा प्रॉक्सिमस पर हमला कर देता है। इसी के साथ आसमान में मौजूद दूसरे बाज भी उस पर टूट पड़ते हैं। वो अपनी चोंचों और पंजों से उस पर मुसलसल वार करते हैं। आखिरकार प्रॉक्सिमस अपना तवाजुन खो बैठता है और पहाड़ की बुलंद चोटी से नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। इसी सकूत के साथ उसकी सल्तनत और उसकी जिंदगी दोनों खत्म हो जाती हैं। प्रॉक्सिमस की मौत के बाद नोहा अपने कबीले की जिंदा बच जाने वाली
अपने लोगों को लेकर वापस अपने गाँव लौट आता है। वो तबाहशुदा बस्ती को दोबारा आबाद करना शुरू करता है। कुछ अरसे बाद नोहा, अनाया और सोना एक बार फिर बाजों के घोंसलों की तरफ जाते हैं और नई नस्ल के लिए अंडे लेकर आते हैं। यूं पुरानी रिवायत दोबारा जिंदा हो जाती है। चंद दिन बाद वही इंसानी लड़की आखिरी बार नोहा से मिलने आती है। वो बताती है कि वो सिर्फ अलविदा कहने आई है। नोहा अब भी उससे नाराज होता है क्योंकि डैम टूटने से उसकी कबीले की कई लोग अपनी जानें गंवा चुकी थी। लड़की सुकून से जवाब देती है कि अगर बंकर की टेक्नोलॉजी प्रॉक्सिमस के हाथ लग जाती तो शायद पूरी इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। ये सुनकर नोहा खामोश हो जाता है। फिर वो अपने पास मौजूद सीजर का लॉकेट लड़की के हवाले कर देता है ताकि वो हमेशा याद रखे कि अमन और इत्तेहाद ही मुस्तकबिल का रास्ता है। लेकिन नोहा के इस रवैये से वो जज्बाती हो जाती है। वो लॉकेट संभाल कर खामोशी से वहाँ से रवाना हो जाती है। काफी सफर के बाद लड़की एक खुफिया सहराई पनाहगाह तक पहुँचती है जहाँ हिफाजती लिबास पहने हुए चंद जिंदा इंसान उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपनी साथ लाई हुई हार्ड ड्राइव उन्हें दे देती है। टीम फौरन उसे एक कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ती है। कुछ ही लम्हों बाद बरसों से बंद राब्ते दोबारा बहाल हो जाते हैं और जमीन के दूसरे हिस्सों में मौजूद जिंदा इंसानों से सिग्नल मौसूल होना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखकर लड़की के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है क्योंकि उसका मिशन कामयाब हो चुका था। अब इंसान एक बार फिर एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते थे। दूसरी तरफ नोहा अपने कबीले के साथ एक नई शुरुआत करता है जहाँ उम्मीद, इत्तेहाद और आजादी की नई कहानी जन्म लेती है। इसी खूबसूरत इख्तिताम के साथ फिल्म अपने अंजाम को पहुँचती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मजीद ऐसी जबरदस्त वीडियोस बनाने का हौसला बनती है।